हाय दोस्तों, सुपर मैथ क्लास में हम रमेश यादव आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो है जल का। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो जल लिया है। जल है तो कल है, ठीक। तो उसी अंदाज में जो है कि आज का चैप्टर हमने जल लिया है। आइए जल का अध्ययन करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद हम इधर का मिटा करके जो है अभ्यास कराएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जल जो है H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलने से क्या बनता है? जल बनता है। यानी तो जल का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? H2O। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? जल बना है। जल एक यौगिक क्रिया है। जल क्या है दोस्तों? तो एक यौगिक क्रिया है। और यौगिक क्या होता है? तो यौगिक जान लीजिए कि वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बने हो उसे जो है यौगिक कहा जाता है। तो यह 2 तत्वों के संयोग से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए 2 तत्वों के संयोग से बनने के कारण यह जल क्या है? एक यौगिक है। और इसमें हाइड्रोजन दोस्तों जो है वो जलने का कार्य करता है, जबकि ऑक्सीजन उसे जलाने में सहायक है। तो 2 तत्वों के संयोग से बने होने के कारण जल जो है क्या है? एक यौगिक है। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। जल क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है, अर्थात इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है, जबकि भारी जल का जो अणुभार होता है वो 20 होता है। जल जो है 71% भूभाग पर दोस्तों जल पाया जाता है। पृथ्वी पर 71% भूभाग पर जो है जल पाया जाता है, जिसमें से सर्वाधिक जल जो है वो महासागरों में पाया जाता है। 97% जल जो है ये महासागरों में पाए जाते हैं। इसके बाद 1.6% जल जो है ये भूमिगत जल है। 1.6% जल जो है दोस्तों ये भूमिगत जल है, ये महासागर में पाया जाता है। महासागर में 97% जल पाया जाता है। महासागरों में दोस्तों जो है 1.46 पीटाटन PT 10⁻21 kg जो है से आच्छादित है। महासागर जो है ये 1.460 पीटाटन से जल से आच्छादित है। अगर इसे हम क्यूबिक में बताएं तो जो है कि 1.5 अरब क्यूबिक लीटर जो है जल कहाँ है? तो महासागर में है। 1.5 क्यूबिक लीटर जल जो है वो कहाँ है? तो महासागरों में है। और दोस्तों जो महासागर की औसत गहराई होती है वो 3700 किलोमीटर होती है। महासागरों की जो गहराई है वो 3700 किलोमीटर है। इसके बाद जो है कि महासागर में या सागर में जो हमारे गोताखोर जाते हैं वह ऑक्सीजन और हीलियम गैस लेकर जाते हैं। उनके पीठ पर जो सिलेंडर बंधा होता है उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम होती है। जल जो होता है यह उदासीन होता है। जल जो होता है यह उदासीन होता है, अर्थात इसका pH मान जो होता है वो 7 होता है। जल का जो pH मान होता है वो क्या होता है? 7 होता है। दोस्तों pH मान निर्भर करता है कि किसी भी वस्तु का जो है वो स्वाद कैसा है। जैसे किसी वस्तु का यदि pH मान 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगी, यदि 7 से अधिक है तो वो क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी, और 7 है तो उदासीन हो जाएगी। जैसे हमारा जो जल है, जल जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है।
तो स्वादहीन होने के कारण, अर्थात स्वादहीन का मतलब क्या है कि यह उदासीन है। उदासीन है तो इसका मतलब कि जल का पीएच मान जो है वो क्या है, 7 है। लेकिन दोस्तों जो है कि जल का मान जो है 6.5 से लेकर 8.5 तक होता है। कुछ जल जो है लवणीय होते हैं, खारे होते हैं, उनका जो है 6.5 होता है। जो उदासीन होते हैं, शुद्ध जल होते हैं, उनका 7 होता है, और जो क्षारीय हो जाते हैं उनका 8.5 होता है। जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या होगा, विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। इस तरह से दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम अगले बिंदु पर आते हैं। जल लगातार एक चक्रण में घूमता रहता है। जल जो है लगातार एक चक्रण में घूमता रहता है। अब जल चक्रण क्या है समझ लीजिए कि जल चक्रण क्या है। जैसे दोस्तों पृथ्वी पर जो जल है, चाहे वह महासागर में जल हो, चाहे तालाब में हो, नदियों में हो, झीलों में हो, उस जल का चक्रण होता रहता है। कैसे, देखिए अब जो है कि ये जल है, ये जल है, और जो है कि इस जल पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये जल जो है वाष्प बनकर उड़ेगा, भाप बनकर क्या होगा, उड़ेगा। तो जब उड़ेगा तो यहाँ पर जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। वही दोस्तों जब यहाँ सूर्य का प्रकाश यानी तापमान जब पड़ता है तो यह भाप बनकर उड़ता है। जैसे समझ लीजिए कि मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से तापमान बढ़ना प्रारंभ होता है, और शाम को 4 बजे के बाद जो है, 4 बजे के बाद कम होता है। तो जब ये सुबह बढ़ना प्रारंभ होता है तो भाप बन के उड़ता है, और फिर शाम को संघनन होके ये जल वापस गिरता है। इस प्रकार की जो वर्षा होती है वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है, विषुवत रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। और यहाँ भी नदियों झीलों में भी यही होता है। यहाँ जो है कि जल वाष्प बन के उड़ा, पुनः फिर जो है संघनन हुआ, बारिश बन करके फिर यहाँ आ गया, तो जल उड़ा फिर आ गया, तो ये क्या हो गया, जल का चक्रण हो गया। इसके बाद जल का जो जमाव बिंदु होता है वो 0 सेंटीग्रेड होता है। 0 सेंटीग्रेड तापमान पर जल जो है क्या होता है, जम जाता है सेंटीग्रेड में। अगर इसी को हम केल्विन में डिनोट करें तो 273.15 केल्विन में जो है केल्विन तापमान पर जल क्या होता है, जम जाता है। उसी को फ़ारेनहाइट में व्यक्त किया जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल क्या होता है, जम जाता है। इसके बाद बात आती है क्वथनांक की। क्वथनांक का होता है, तो क्वथनांक जो है किसी वस्तु का वह तापमान जिस पर वह वस्तु उबलने लगे तो वह क्या होता है, क्वथनांक होता है। यानी ताप का वह अधिकतम मान जिस पर कोई वस्तु उबाल करने लगे तो वो क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो जल के सतह का जो क्वथनांक होता है 99.974 सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में देखा जाए तो 273.124 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 211.95 फ़ारेनहाइट होता है। एवरेस्ट सतह पर जो है कि जल का क्वथनांक जो है 68 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ऊंचाई पर क्या होता है, दाब दोस्तों दाब जो है कम हो जाता है, ताप अधिक हो जाता है। इसलिए जो है एवरेस्ट पर जो है जल का क्वथनांक जो होता है वो 68 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो जल संकट उत्पन्न होगा वह 2025 में उत्पन्न होगा। वैज्ञानिकों का जो अनुमान है वो है कि जल संकट जो हमारा होगा वो 2025 से उत्पन्न होगा। दोस्तों अगला टॉपिक जो हम देंगे उसमें जल संकट के बारे में बताएंगे, और जल संकट को कहा जाता है 0 आवर डे। आगे बताएंगे। अगला टॉपिक जो जल पे दूसरी वीडियो जाएगी वो 0 आवर डे पे ही जाएगी। इसके बाद मीठे जल का लगभग
70% भाग जो होता है वो कृषि कार्यों में उपयोग हो जाता है। मीठे जल का जो 70% भाग है वह कहाँ प्रयोग हो जाता है? कृषि कार्य में प्रयोग हो जाता है। दोस्तों, मानव शरीर में, हम लोगों के शरीर में जो है जल की जो मात्रा होती है वो 65 से लेकर के 75% तक होती है। और जल जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। किसके द्वारा? तो संवेदन, पसीना के द्वारा तथा वाष्पन विधि द्वारा। दोस्तों देखिए, गर्मियों में हमें पसीना हो जाता है तो हमारे शरीर का तापमान क्या हो जाता है? नियंत्रित हो जाता है। तथा ठंडियों में वाष्पन विधि द्वारा मुंह से क्या निकलती है? भाप निकलती है और इसके द्वारा हमारे शरीर का तापमान क्या हो जाता है? नियंत्रित हो जाता है। जल की कमी से क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। दोस्तों, शरीर में 60 से 65% क्या होता है? जल होता है। जल होना चाहिए। देखिए, कोई भी दिक्कत हो, जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट ज़्यादा दर्द कर रहा है या ज़्यादा बुखार है, तुरंत डॉक्टर आपको क्या करेगा? बाटल टांग देगा। तो उस बाटल में है क्या? जल ही तो है। तो शरीर में जल की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जल का कार्य क्या होता है कि शरीर के अवशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन में जल का विशेष योगदान होता है। यानी जो है कि ताप को तो नियंत्रित करता है। इसके बाद शरीर का जो उत्सर्जन होता है अवशिष्ट पदार्थों का, वो जल के द्वारा ही होता है। जल की अस्थायी कठोरता के कारण जो हैं वो क्या हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं। जल की अस्थायी कठोरता के कारण क्या है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की जो भौतिक विधि है वो है जल को उबालकर। जल को उबालकर यानी जल को हम उबाल करके उस भौतिक विधि द्वारा उसके अस्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:8 का होता है। इसके बाद जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो आयतन होता है वह 2:1 होता है। समुद्रीय जल में सोडियम क्लोराइड अधिक होता है। NaCl क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए जो समुद्र का जल होता है वो क्या होता है? खारा होता है। दोस्तों, इसके बाद जो है जल से होने वाले, जल की प्रदूषण से होने वाले जो है रोग हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यदि जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो गई तो कौन सा रोग होगा? देखिए दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए कि जल में नाइट्रेट जाता कहाँ से है? जल में नाइट्रेट जाता कहाँ से है? जल में नाइट्रेट कहाँ से पहुँचता है? तो उसको जान लीजिए कि हमारी जो भारतीय मृदा है, भारतीय मृदा में सर्वाधिक कमी किस तत्व की है? तो नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन की है। भारतीय मृदा में सबसे अधिक कमी किस तत्व की है? नाइट्रोजन की है। जैसे आप खेती करते हैं तो उस खेती में आप छिड़कने के लिए क्या लाते हैं? यूरिया। एक फसल में कम से कम 2 बार यूरिया आप लोग छिड़कते हैं। तो इस यूरिया में जो दोस्तों होता है वो क्या होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। 46% नाइट्रोजन होता है। यही यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला रासायनिक तत्व कौन सा है? यूरिया है। और इसे बनाया किसने था? तो बोल्हर ने। इसे बनाया किसने था? बोल्हर ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला रासायनिक तत्व कौन सा है? यूरिया है। और इसे बनाया किसने था? तो बोल्हर ने। और यूरिया में क्या पाया जाता है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्योंकि हमारी भारतीय मृदा में किस तत्व की सर्वाधिक कमी है? नाइट्रोजन की कमी है। तो दोस्तों, जो पौधे होते हैं ना, ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे जो होते हैं, ये पौधे यूरिया को या नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं। ये किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक ना? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। तो जैसे यूरिया आप छिड़क दिए, यूरिया छिड़कने के बाद पानी चला देते हैं। पानी चला देने के बाद ये पानी क्या होता है
कि इस यूरिया के साथ ये पानी जो है धीरे धीरे क्या होता है भूमिगत हो जाता है, और हमारे यहाँ पीने के लिए जिस जल का प्रयोग होता है वो कौन सा जल, भूमिगत जल। तो जब भूमिगत जल में ये यूरिया जो है नाइट्रेट के रूप में और ये जा के जल में मिल जाती है तो जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, और जब जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और हृदयाघात, कौन सा रोग होता है, हृदयाघात, जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक, तो दोस्तों जो है कि अगला जो इसका टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देंगे। इसके लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्त।